हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। यूनिट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट यूनिट है। उसका जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं गाइस डिमांड फंक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। ये डिमांड फंक्शन का ये हमारा क्या है गाइस पहला लेक्चर है। डिमांड फंक्शन के ऊपर क्या है हमारा ये पहला लेक्चर है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन को। डिमांड फंक्शन पढ़ने से पहले, डिमांड जो वर्ड है वो पढ़ने से पहले उससे कुछ मिलते जुलते वर्ड हैं गाइस, वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है गाइस वो है डिज़ायर। जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसके अंदर डिज़ायर, वांट, डिमांड, इनको एक ही अर्थ के अंदर देखा जाता है, परंतु इनका मीनिंग क्या होता है डिफरेंट होता है। तो आइए गाइस इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर इज जस्ट ए विशफुल थिंकिंग बट डोंट हैव एनफ मनी टू बाय। तो डिज़ायर क्या होती है? एक सिर्फ विशफुल थिंकिंग होती है, हमारी सिर्फ इच्छा मात्र होती है, जिसके लिए हमारे पास जेब में खर्च करने को पैसे या सामान को या प्रोडक्ट को बाय करने के लिए पैसे नहीं होते। तो इस डिज़ायर वर्ड को हम डिमांड नहीं कह सकते। डिज़ायर क्या होती है? एक विशफुल थिंकिंग होती है जिसके लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे नहीं होते। सेकंड वर्ड आता है गाइस डिज़ायर। वांट कब बन जाती है? वी हैव एनफ मनी बट नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन द प्रोडक्ट, देन दिस डिज़ायर विल एट द बेस्ट बी कॉल्ड वांट। एक डिज़ायर वांट कब बन जाती है? एक डिज़ायर वांट तब बन जाती है गाइस जब हमारे पास क्या है, जेब में पैसे हैं परंतु खर्च करने की इच्छा नहीं है, हम खर्च करने के इच्छुक नहीं है या उस प्रोडक्ट को खरीदने के इच्छुक नहीं है। तो वो हमारी जो विशफुल थिंकिंग थी, डिज़ायर थी, वो उसने क्या नाम ले लिया? वांट का नाम ले लिया। वो एक हमारी आवश्यकता मात्र रह गई। हमें सामान की या प्रोडक्ट की ज़रूरत है परंतु हमारे क्या है, उसके ऊपर खर्च करने की इच्छा नहीं है। अब आता है गाइस मेन वर्ड जो हमारा डिमांड। डिमांड क्या होती है? अब एक डिज़ायर, एक वांट, डिमांड कब बन जाती है? In this, consumer is not only desiring to purchase and able to purchase, but it is ready to purchase at given prices at a given point of time. एक डिमांड, अब डिमांड क्या होती है? एक डिज़ायर, एक वांट, डिमांड कब बन जाती है? जब एक कंज्यूमर नॉट ओनली डिज़ायर टू परचेज, खरीदने की सिर्फ केवल इच्छा ही नहीं रखता बल्कि एबल भी है, मतलब योग्य भी है। योग्य होने के साथ साथ क्या है, तैयार भी है। किस रेट पे? गिवन प्राइसेस। जो गिवन प्राइसेस हैं, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम डिमांड क्या कहते हैं कि एक कंज्यूमर केवल खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं है बल्कि वो तैयार, योग्य भी है मतलब एबल भी है, और तैयार भी है मतलब खर्च करने का इच्छुक भी है। तो इस तरह से ये डिज़ायर और वांट हमारी क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। हिंदी में बोलें तो क्या होता है कि मांग किसी पदार्थ की, मांग किसी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी होती है जिसे एक कंज्यूमर निश्चित समय पर दिए गए प्राइजेस पर खरीदने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। तो हम उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। इसी तरह से एक मिलता जुलता वर्ड होता है गाइस क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क क्या होता है? जो डिमांड होती है वो बाज़ार में चलते हुए प्राइजेस पर, हम डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ खरीदते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? जब क्वांटिटी डिमांडेड वो होती है गाइस जब एक उपभोक्ता निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर जो वस्तु खरीदने को रेडी होता है, निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर जो वस्तु खरीदने को रेडी होता है, हम उसको क्या बोलते हैं गाइस? उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। आगे है गाइस डिमांड के बारे में ही कुछ लिख रखा है। डिमांड मीन्स द एबिलिटी, मतलब योग्यता, विलिंगनेस टू बाय मतलब खरीदने की इच्छा, ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग होता है जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक प्राइस मतलब मार्केट में चल रहे प्राइस पर जब एक उपभोक्ता किसी वस्तुओं की जो स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है वो खरीदने के इच्छुक व योग्य नहीं बल्कि तैयार भी होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। देयरफॉर डिमांड फॉर ए कमोडिटी इम्प्लाइज द डिजायर टू एक्वायर इट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। इस प्रकार डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? इम्प्लाइज द डिज़ायर होनी चाहिए खरीदने की, विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए खर्च करने के लिए। हम क्या होने चाहिए? तैयार भी या योग्य भी होने चाहिए। उसके बाद आता है गाइस हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अब
ए टेबल शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट द प्रिवेलिंग प्राइस इन ए गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में मार्केट में चल रहे प्राइस पर एक उपभोक्ता या कंज्यूमर जितनी क्वांटिटीज खरीदने को रेडी होता है, बाजार में चल रहे प्राइस पर एक उपभोक्ता वस्तुओं की जितनी क्वांटिटीज खरीदने को रेडी होता है, अगर उसको हम टेबल की फॉर्म में शो करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है। बाजार में चल रहे प्राइस पर एक उपभोक्ता वस्तुओं की जितनी क्वांटिटीज खरीदने को रेडी होता है, उसको अगर टेबल की फॉर्म में शो करें तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिमांड शेड्यूल कहलाती है। आगे दिया है गाइज एक हमारा डिमांड का शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल फॉर कोक लिया गया है गाइज, यहाँ पे प्राइस है, प्राइस जो कि रुपीज़ में हमारा यहाँ पे लिया गया है। इधर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस है 50 रुपये, हम क्वांटिटी की डिमांड करते हैं 1 की। प्राइस हमारा कम होके रह गया 45, डिमांड बढ़ के हो गई 2। प्राइस कम हो गया 40, डिमांड बढ़ गई 3। प्राइस कम हो गया 35 पे, डिमांड बढ़ गई 5 पे। प्राइस कम हो गया 30 पे और हमारी जो डिमांड बढ़ गई 7 पे। प्राइस 25, क्वांटिटी डिमांडेड 9। प्राइस 20, क्वांटिटी डिमांडेड 12। प्राइस कम होकर 15 रह गया और क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी होगी, हमारी 15 होगी। प्राइस कम होकर कितना हो गया, 10 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर हमारी क्या होगी, 20 होगी। तो गाइज हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे जो हमारा प्राइस है वो क्या होता जा रहा है गाइज, कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो गाइज क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं गाइज कि जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है गाइज, इनवर्स, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। अभी एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है। उसके बाद आता है गाइज हमारा डिमांड कर्व। क्या आता है, डिमांड कर्व। ए डिमांड कर्व इंडिकेटिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, होल्डिंग द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। गाइस तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व भी क्या शो करता है, वो टोटल क्वांटिटी शो करता है जिस एक प्रोडक्ट की, जिसे एक कंज्यूमर क्या है, विलिंग और योग्य है, मतलब विलिंग एंड एबल है मार्केट में दिए गए प्राइस पर अदर जो रिमेनिंग हमारी जो अदर थिंग्स हैं उनको कांस्टेंट मानकर। तो डिमांड कर्व क्या होता है गाइस, डिमांड कर्व वो कर्व होता है जिससे एक उपभोक्ता बाजार में दिए गए प्राइस पर जितनी टोटल क्वांटिटी खरीदने को तैयार होता है, जिसके लिए हमें क्या मानना पड़ता है कि जो अदर थिंग्स हैं, अदर थिंग्स का मतलब है जो अजम्पशंस हैं कुछ हमारी, वो क्या मान के चलते हैं, हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। उनके अंदर क्या रखा जाता है, उसके अंदर रखा जाता है गाइस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर और अदर वेरिएबल को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। गाइस इसको हम क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने का मतलब क्या है कि जो हमारी डिमांड शेड्यूल होता है उसकी ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना। जो हमारी डिमांड शेड्यूल है अगर उसको हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड शेड्यूल को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देना हमारा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड कर्व के अंदर गाइस क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाई, उसके दो एक्सेस होते हैं, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस पे हम क्वांटिटी को रखते हैं और एक्स एक्सेस पे हम किसको रखते हैं गाइस, सॉरी वाई एक्सेस पे हम प्राइस को रखते हैं और एक्स एक्सेस पे किसको रखा जाता है गाइस, क्वांटिटी को रखा जाता है। जो हमारा डिमांड शेड्यूल था उसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे गाइस। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ये बनेगा जैसा हमने नीचे दिया गया है, डाउनवर्ड स्लोप में बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे गाइस हम देखते हैं कि ये मान लीजिए इतना प्राइस था, ये प्राइस था और ये हमारी क्वांटिटी थी। प्राइस हमारा कम हो गया तो क्वांटिटी हमारी बढ़कर क्या होगी, क्या वन होगी। प्राइस हमारा कम हो के P1 हो गया और क्वांटिटी हमारी बढ़ के क्या वन होगी। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये प्रूव होता है कि जैसे जैसे गाइस प्राइस कम होता चला जाता है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या बताया गया गाइस, इसमें हम आपको बताते हैं द प्राइस इज क्वोटेड इन द वाई एक्सिस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ओवर द टाइम एट डिफरेंट प्राइस लेवल इज क्वोटेड इन एक्सेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राइस को वाई एक्सिस पे लिया जाता है और क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। ईच पॉइंट ऑन द कर्व रेफर टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट विल बी डिमांडेड एट ए गिवन प्राइस। गिवन प्राइस पे जो
हर पॉइंट क्या करता है कि गिवन प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी जो बाय की गई है उसको शो करता है। इफ़ फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ 200 ml 200 ml कोक इज़ 10 रुपीज़, 200 ml का जो प्राइस है वो कितना 10 रुपीज़ है। दिस कर्व टेल अस दैट द कंज्यूमर, स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 50 हैं, वुड परचेज 20 यूनिट्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू 50। जैसा कि हमें बताया गया कि 200 ml का जो रेट है वो 10 रुपये है, तो कंज्यूमर क्या करेगा 20 यूनिट खरीदेगा। अगर उसका प्राइस बढ़कर कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा, तो ओनली वन स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट क्या करेगा इसको बाय करेगा। डिमांड कर्व क्या होता है गाइस, डाउनवर्ड होता है, स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है लेफ्ट टू राइट है, तो राइट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, तो हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। और इसको क्या है, इसका स्लोप और भी क्या होता है डाउनवर्ड होता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। शोइंग दैट द एज प्राइस फॉल, जैसे प्राइस फॉल होता है क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। इस प्रकार इस जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। आगे आता है गाइस हमारा मेन टॉपिक अब लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड इन ए गिवन टाइम पीरियड इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस फॉल्स। सेटरिस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सिंपल लैंग्वेज में गाइस आपको बताते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब है कि जो हमारी अजम्पशंस हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये हमारी कुछ अजम्पशंस हैं, ये क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट रहें और हमारा प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाए, प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाए और प्राइस कम हो जाने से डिमांड बढ़ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। मतलब अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, अगर अदर थिंग्स हमारी कांस्टेंट रहें और प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड कम हो जाए, डिमांड डाउन हो जाए, और प्राइस के डाउन हो जाने पर डिमांड बढ़ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। गाइस एक बार पेपर में पूछा गया था कि सेटरिस पेरिबस का मीनिंग क्या होता है, तो हमारा यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मीनिंग होता है अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, भी जो अन्य बातें हैं वो क्या रहें, समान रहें। अब रीज़न क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है गाइस लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है इनवर्स रिलेशनशिप इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है गाइस, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ अप जा रही है, दूसरी चीज़ डाउन जा रही है, एक चीज़ डाउन जा रही है, दूसरी चीज़ क्या जा रही है, अप जा रही है। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स, दैट इज इफ द प्राइस राइजेज, अगर प्राइस बढ़ जाता है देन डिमांड फॉल्स, एंड द प्राइस अगर प्राइस फॉल हो जाता है तो डिमांड राइज कर जाती है। सेकंड जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स है वो है प्राइस एंड इंडिपेंडेंस वेरिएबल, डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे गाइस इंडिपेंडेंट आएगा और डिमांड इज, तो हमारे गाइस डिमांड फंक्शन के अंदर हमारे दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं। जो हमारा प्राइस होता है गाइस वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिमांड हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये कैसे होता है, अंडर द लॉ ऑफ डिमांड इट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड विच इज़ एग्जामाइंड। हम क्या पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, प्राइस में जो चेंज होता है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा जाता है, डिमांड में क्या चेंज हुआ ये पढ़ा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या पढ़ा जाता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज हुआ, ये एग्जामाइंड या ये पढ़ा जाता है, ना कि ये पढ़ा जाता है कि द इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, भी डिमांड में चेंज आने पर प्राइस में क्या चेंज हुआ ये नहीं पढ़ा जाता। जबकि ये पढ़ा जाता है कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में क्या चेंज हुआ। तो हम यहाँ पर गाइस पढ़ सकते हैं कि प्राइस क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, प्राइस अप या डाउन हो सकता है, जिसका इफेक्ट हम किस पर स्टडी करते हैं, डिमांड के ऊपर स्टडी करते हैं। तो प्राइस यहाँ पे गाइस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जो हमारा डिमांड है यहाँ पे क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। थर्ड पॉइंट है गाइस अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स का मतलब है जो हमारी अजम्पशंस हैं वो सेम रहनी चाहिए। कौन कौन सी, देयर शुड बी नो चेंज इन द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर हैं कौन कौन से, जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं, एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर हैं डिमांड को इफेक्ट करने वाले वो क्या रहने चाहिए गाइस, कॉन्स्टेंट रहने चाहिए। कौन कौन से, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स या रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजिंग आउटलेज एटसेट्रा। जो ये अदर फैक्टर हैं अदर देन प्राइस जो फैक्टर हैं गाइस, या फिर अजम्पशन हम इसको कह सकते हैं, ये क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये भी एक
कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की। फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड विद द टाइम। हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है गाइस टाइम से जुड़ा हुआ है। द लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड विद ए पॉइंट ऑफ टाइम, से ए डे और ए वीक और ए मंथ और ईयर, फॉर दैट मैटर ए डेकेड। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है गाइस किससे जुड़ा हुआ है, रिलेटेड विद टाइम, टाइम से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ है डायरेक्शन ऑफ चेंज। द लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या है गाइस, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन का मतलब है अपवर्ड और डाउनवर्ड। सिर्फ हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि अपवर्ड चेंज हुआ है या फिर डाउनवर्ड चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है ये हमें नहीं बताता, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है हमारा, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है गाइस हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो बताती है कि हमारा कितना चेंज हुआ है। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज बट इट डजेंट टेल द डिग्री ऑफ चेंज। कितना चेंज हुआ ये हमें नहीं बताता, बट किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, अपवर्ड हुआ है या फिर डाउनवर्ड हुआ है, ये ज़रूर हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। उसके बाद आता है गाइस जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है जो हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व कैसा बनाया था गाइस, हमने ऐसा बनाया था। इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, इसका जो स्लोप होता है वो हम क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड कह सकते हैं। वो डाउनवर्ड क्यों होता है ये हमने बताना है। सबसे पहला रीज़न है गाइस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट यूनिट का प्रयोग करते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाती है। गाइस जैसे मान लीजिए हमने रोटी है, इधर क्या है हमारी सेटिस्फेक्शन लगा लीजिए या फिर यूटिलिटी लगा लीजिए। पहली रोटी खाई 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी खाई 9 मिली, तीसरी खाई 7 मिली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ती जाती हैं, जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती चली जाती है हमारी, कम होती चली जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इस वजह से भी क्या होता है, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डाउनवर्ड होता है या फिर लेफ्ट टू राइट होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है गाइस इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट ए चेंज इन ए पर्सनस रियल इनकम caused by change in the price of a commodity has on the quantity of that commodity। इनकम इफेक्ट वो इफेक्ट होता है गाइस जब किसी वस्तु की या गुड्स की प्राइस में चेंज आने पर पर्सन की रियल इनकम में चेंज आ जाए, वो हमारा इफेक्ट क्या कहलाता है, इनकम इफेक्ट कहलाता है। किसी गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से जो पर्सन की रियल इनकम है उसमें चेंज आ जाना हमारा क्या कहलाता है, इनकम इफेक्ट कहलाता है। मान लीजिए पहले जो प्राइस थी वो 100 रुपये किलो थी, सॉरी हमारे पास क्या है, मान लीजिए 100 रुपये हैं। किसी वस्तु का प्राइस 10 रुपये किलो है तो हम कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, हम खरीद सकते हैं 10 किलो खरीद सकते हैं गाइस। अब जो प्राइस है वो बढ़कर हो जाता है 20 रुपये, प्राइस बढ़कर 20 रुपये हो गया। हमारे पास कितने थे, 100 रुपये थे। अब हम उतने रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 5 रुपये खरीद सकते हैं। इस प्रकार प्राइस बढ़ जाने से हमारी जो रियल इनकम थी, वास्तविक इनकम थी, वो क्या होगी, कम होगी। किस रूप में होगी, गुड्स के रूप में कम हो जाती है। किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाने से एक व्यक्ति की जो रियल इनकम है वो गुड्स के रूप में कम हो जाती है। अब इन दोनों के रूप में क्या है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इस वजह से भी जो हमारा डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। थर्ड हमारा जो पॉइंट है गाइस वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसी गुड्स जिनको एक दूसरे के स्थान पर क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है या फिर यूज़ किया जा सकते हैं। वो गुड्स कौन सी कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज दैट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन ए रिलेटिव प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट वो इफेक्ट होता है गाइज जैसे एक गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरी गुड्स की क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाना। जैसे हमारी 2 गुड्स हैं गाइज, टी और कॉफ़ी हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मान लीजिए टी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, टी का प्राइस बढ़ जाता है। अब टी का प्राइस बढ़ जाने से, टी की महंगी होने से, चाय महंगी हो जाने से कुछ कस्टमर्स कहाँ मूव कर जाएंगे, कॉफ़ी पर मूव कर जाने से। एक का प्राइस बढ़ जाने से दूसरे की क्या हो गई है, हमारी डिमांड
बढ़ गई है, इस वजह से भी हमारा डिमांड कर्व क्या होता है गाइज, ऊपर डाउनवर्ड होता है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है डिफरेंट यूज, हमारी बहुत सी ऐसी वस्तु होती हैं जिनके क्या होते हैं एक से अधिक यूज होते हैं, या फिर डिफरेंट यूज होते हैं। अगर किसी वस्तु का प्राइस डाउन चला जाए, किसी वस्तु का प्राइस क्या चला जाए, डाउन चला जाए, तो उसका यूज़ हम क्या करना शुरू कर देंगे गाइज, ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। अगर जिस वस्तु का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा देन उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। प्राइस कम हो जाने से यूज़ बढ़ गया, यूज़ बढ़ जाने से हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस कम हो जाने से यूज़ बढ़ गया, यूज़ बढ़ जाने से हमारी क्या होगी, डिमांड बढ़ गई। इसके उल्टा अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसका यूज़ कम कर देंगे, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड चली जाती। इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है गाइज कि प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो रही है, तो वही इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइज साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी वस्तु का प्राइस गिरता है, अगर किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है, किसी वस्तु का प्राइस गाइज कम हो जाता है, तो वो लोग भी उसको खरीदना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं खरीद रहे थे, तो अब खरीदना शुरू कर देंगे, तो अब डिमांड हमारी क्या हो जाएगी गाइज, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर प्राइस किसी वस्तु का बढ़ जाता है तो बहुत से लोग जो पहले खरीद रहे होते थे अब वस्तु को उसको नहीं खरीदेंगे, मतलब छोड़कर चले जाएंगे। तो इस प्रकार प्राइस का कम हो जाना या बढ़ जाना एक साइज ऑफ ग्रुप को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कैसे करता है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है, देन मैनी कंज्यूमर्स हु आर अनेबल टू बाय दैट कमोडिटी एट इट्स प्रीवियस प्राइस कम फॉरवर्ड टू बाय इट। जब किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो बहुत से ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो उसको पहले खरीदने के लिए योग्य नहीं थे प्रीवियस प्राइस पर, परंतु अब खरीदने के लिए आगे आ जाते हैं, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। इस प्रकार चेंज इन प्राइस कोजेज चेंज इन द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। इस प्रकार प्राइस में परिवर्तन आने से जो साइज ऑफ ग्रुप है कंज्यूमर का वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार अगर वो प्रभावित हो गया तो उससे हमारी क्या हो जाती है, टोटल डिमांड इफेक्ट हो जाती है। ये था गाइस हमारा डिमांड फंक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है। डिमांड पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कि डिज़ायर क्या होती है। डिज़ायर एक विशफुल थिंकिंग होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास खर्च करने को पैसे नहीं होते, वो हमारी एक सिर्फ विशफुल थिंकिंग होती है। उसके बाद फिर एक वर्ड पढ़ा वांट, जब हमारे पास खरीदने को पैसे भी होते हैं परंतु हम उसको खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो हमारी वांट बन जाती है। तो इस प्रकार फिर डिमांड क्या होती है, डिमांड जब एक दिए गए मार्केट प्राइसेस पे जब वस्तु की हम मात्राएं खरीदने के लिए योग्य व तैयार ही नहीं, खरीदने के इच्छुक व योग्य ही नहीं बल्कि तैयार भी होते हैं, रेडी भी होते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक ऐसी टेबल जो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर जो उसको बाय करने के लिए रेडी होते हैं वो शो करती है, उनके द्वारा खरीदी गई क्वांटिटीज़ को दिखाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व गाइस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। जो हमारा डिमांड शेड्यूल होता है उसको हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, डिमांड कर्व बन जाता है। यहीं हमने सीखा कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। यहीं पे हमने सीखा कि जो प्राइस और डिमांड है उनके बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ जाती है दूसरी चीज़ कम हो जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लो ऑफ डिमांड क्या होता है। लो ऑफ डिमांड क्या होता है गाइस, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, सेटरिस पैरिवस बोला जाता है। ये मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो लो ऑफ डिमांड क्या होता है कि अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, जो हमारी अदर थिंग्स हैं प्राइस को छोड़कर जो अदर थिंग्स हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर, अगर ये इनकम ऑफ ए कंज्यूमर ये कांस्टेंट रहें तो हमारा प्राइस बढ़ जाने से क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम हो जाने से डिमांड बढ़ जाती है। ये हमारा लो ऑफ डिमांड था। लो ऑफ डिमांड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली थी इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। फिर हमने बताया कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिमांड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर हमने पढ़ा कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो फिर पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड टाइम से रिलेटेड है। पाँचवा हमने पढ़ा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, क्वांटिटी एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, कितना चेंज हुआ ये हमें नहीं बताता। फिर हमने पढ़ा कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। पहला पॉइंट है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है। दूसरा इनकम इफेक्ट की वजह से होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है।
फोर्थ हमने पढ़ा कि किसी गुड्स के डिफरेंट यूज होते हैं, उस वजह से भी होता है। पाँचवा हमने पढ़ा कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप की वजह से भी होता है। गाइज ये था हमारा डिमांड फंक्शन के ऊपर पहला लेक्चर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज़।